हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। पाठ्यक्रम में भाषा का आपका पार्ट 5 है, यानी कि लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका चलेगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, मौखिक भाषा का महत्व है। मौखिक भाषा का महत्व है। मौखिक भाषा क्या होती है? सरल होती है। मौखिक भाषा बालक की आरंभिक भाषा है और मौखिक भाषा से ही विचारों की क्या अभिव्यक्ति होती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है भाषा के किस रूप में उच्चारण का विशेष महत्व है। देखिए, वैसे तो सभी में महत्व है, लेकिन विशेष रूप की बात हो रही है। विशेष महत्व किस में है? तो मौखिक में, मौखिक रूप में उच्चारण का विशेष महत्व है। ठीक है, ओरल में। नेक्स्ट है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। अशुद्ध उच्चारण का कारण है उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, ध्वनि के उचित ज्ञान का अभाव होना, ध्वनि का लोपन होना। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अशुद्ध उच्चारण के प्रकार हैं। अशुद्ध उच्चारण का प्रकार है स्वर भ्रांति, आकार और इकार का भ्रम, अनुनासिक का आगम। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मौखिक भाषा के विकास का साधन है भाषण, उचित भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति, व्यवहार कुशलता। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। छात्रों को मौखिक भाषा में कुशल बनाने के लिए साधन है चित्र पठन, कहानी कथन, अंताक्षरी वगैरह वगैरह। ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विचार विमर्श के दौरान सभापति बनने वाले अध्यापक में गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? तो श्रम के प्रति निष्ठा हो, अच्छा अध्यापक बनने की क्षमता हो, अपने दायित्वों को वहन करने की योग्यता हो। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा कक्ष परिचर्चा विचार विमर्श का लाभ है। क्या लाभ है? कक्षा कक्ष परिचर्चा यानी कि बेनिफिट्स ऑफ क्लास डिस्कशंस। ठीक है, तो देखिए, कक्षा कक्ष परिचर्चा और विचार विमर्श से लाभ है। छात्रों में क्या होता है? अभिव्यक्ति का विकास होता है। शिक्षक और छात्रों में अच्छे संबंध विकसित होते हैं। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्व अनुभव पर आधारित विचार विमर्श की विधि है। देखिए, दृश्य वर्णन स्व अनुभव पर आधारित है, यात्रा वर्णन, घटना वर्णन। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, जैसे दृश्य वर्णन, जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं, वहाँ दृश्य देखते हैं तो अपने अनुभव पर ही आधारित होते हैं। यात्रा वर्णन, कहीं की हम यात्रा कर रहे हैं तो उसका वर्णन हम अपने अनुभव पे ही आधारित होता है। घटना वर्णन। ठीक है, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पारकर का। प्रश्न उत्तर अध्ययन की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सभी अध्यापक प्रयोग करें। यह किसका कथन है? तो ये कथन है योकम का। रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो प्लेटो हैं रिपब्लिक के लेखक। रिपब्लिक एक पुस्तक है जिसके लेखक है प्लेटो। एक दोषी प्रश्नकर्ता एक दोषी अध्यापक होता है, वह एक अच्छा प्राध्यापक नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो सालमोन का कथन है ये, सालमोन। नेक्स्ट है, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बासिंग का। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, छात्रों के पूरे ज्ञान एवं मनोदशा का पता लगाने के लिए, छात्रों के सहयोग से पाठ को विकसित करने के लिए, छात्रों में नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रश्न होते हैं, देखिए, समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, बोध एवं पुनरावृत्ति प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, कंपैरेटिव क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिवीजन क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रस्तावना प्रश्न करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या रखना आवश्यक है ध्यान में? प्रश्नों का संबंध एक और
पूर्व ज्ञान से हो तो दूसरी ओर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से हो। सही है। पूर्व ज्ञान की सीमा केवल औपचारिक रूप से प्राप्त जानकारी अथवा ज्ञान तक ही सीमित न रखकर अनौपचारिक रूप से प्राप्त जानकारी से अधिक संबद्ध की जाए। ठीक है। पूर्व ज्ञान का संबंध ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली क्षेत्रीय जानकारी से होना चाहिए। ये भी ठीक है, तो उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मृत्यात्मक प्रश्न किसे कहते हैं। इस स्मृत्यात्मक प्रश्न बोले तो मेमोरी टाइप क्वेश्चंस, जो आपकी मेमोरी से रिलेटेड हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर छात्र अपनी स्मृति के आधार पर देते हैं। ठीक है, अपनी स्मृति या अपनी याद के आधार पर देते हैं। जिन प्रश्नों का प्रयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए तथा छात्रों द्वारा पूर्व में सीखे गए ज्ञान की आवृत्ति करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर कब, कैसा, कौन एवं किसने से प्रारंभ होते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे राइट आंसर। विचारात्मक प्रश्न किसे कहते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तो जिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि विचार करना पड़ता है, कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, सोचते विचारते हैं तब उसका आंसर करते हैं, उत्तर देते हैं। ऐसा प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को विचार शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। ये भी ठीक है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को तर्क का सहारा लेना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रश्न करना एक क्रिया है। कैसी क्रिया है। तो द्विमुखी क्रिया है। कक्ष प्रवचन हेतु बैठक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। देखिए, कक्षा का आकार सही होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, उचित छात्र संख्या भी होनी चाहिए। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कक्ष प्रवचन में शिक्षण सूत्र हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। ठीक है, आगमन से निगमन। ठीक है, सभी सही हैं। देखिए, एक आता है आगमन, ऐसे क्वेश्चन आता है, मैंने पहले करा चुका हूँ फिर भी बता दे रहा हूँ। एक आता है निगमन। ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे आता है, पूछा जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछा जाए ना कभी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो हो जाता है निगमन। और आगमन होता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, एक याद कर लीजिए बस, निगमन याद कर लीजिए आप। ठीक है, सामान्य से नियम की ओर तो हो जाएगा निगमन, सॉरी, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा निगमन। ठीक है, ये याद हो गया। अगर विशिष्ट से सामान्य बोले तो क्या होगा, तो आगमन होगा। ठीक है, या इस तरीके से याद कर लीजिए, निगमन का आप ये ले लीजिए आगे का नी फॉर नियम। तो कभी भी पूछे सामान्य से नियम की ओर तो हो जाएगा निगमन, बाकी आगमन का तो है ही विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु। आगमन निगमन दोनों के ही अरस्तु हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकता है। छात्रों की पूर्व में अर्जित की गई आदतों का उपयोग करते हुए नवीन तथा सही आदतों का निर्माण करना। सही है। भाषा के कार्यों को क्रमबद्ध बनाया जाए जिससे छात्रों की उत्तरोत्तर प्रगति होती जाए। ठीक है। विषय वस्तु को कंठस्थ कराना। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एजुकेशन इन न्यू इंडिया के लेखक कौन है, तो ये हैं हुमायूं कबीर। नेक्स्ट है, कक्षा में छात्र उत्तरों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, अशुद्ध उत्तरों का समाधान भी करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि हम सबसे पहले भवन के बारे में सोचते हैं, फिर फर्नीचर के बारे में, उसके बाद पुस्तकालय और प्रयोगशाला के बारे में, और अंत में क्या करते हैं, शिक्षक के बारे में सोचते हैं। अर्थात तो सबसे पहले बात को सबसे अंत में स्थान देते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है प्रोफेसर हुमायूं कबीर का। नेक्स्ट है, कक्ष प्रवचन में शिक्षक और छात्र संबंध कैसे होने चाहिए। देखिए, शिक्षक का आत्मीय व्यवहार, सरल प्रदर्शन हो, छात्रों के विचारों का सम्मान हो। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। छात्रों के उत्तरों के प्रति
छात्रों के उत्तरों के प्रति अध्यापक को न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि छात्र उत्तर देने में अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करें। अध्यापक की आलोचना छात्रों को प्रोत्साहित करे। अध्यापक में सहानुभूति का अभाव असहनीय है। यह कथन किसका है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा यूकम और सिम्पसन का। छात्रों के उत्तरों के प्रति अध्यापक को न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि छात्र उत्तर देने में अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करें। अध्यापक की आलोचना छात्रों को प्रोत्साहित करे। अध्यापक में सहानुभूति का अभाव असहनीय है, यानी कि अध्यापक में जो सहानुभूति का जो अभाव है, कमी है, वह क्या है? असहनीय है। कौन कह रहा है? ये यूकम और सिम्पसन कह रहे हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध उत्तर का कारण होता है, देखिए स्मृति दोष, मेमोरी लॉस, स्मृति दोष, पाठ्य विषय का कठिन तथा दुर्बोध होना, बच्चों की पाठ के प्रति अरुचि। तो उपरोक्त सभी कारण हैं अशुद्ध उत्तर के। प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप क्या है? देखिए एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न, अलंकारिक प्रश्न, पुष्टिकरण प्रश्न, ये सभी क्या हैं? दोषपूर्ण रूप हैं प्रश्नों के। प्रश्न पूछते समय ध्यान रखना चाहिए, पहले देखिए प्रश्न किया जाए, फिर प्रश्न को दोहराया जाए, सोचने का अवसर भी दिया जाए। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रश्न सदैव पूछना चाहिए प्रश्न मुद्रा में, स्पष्ट वाक्य शैली में, स्पष्ट बोलना चाहिए, विविधता को ध्यान में रखकर, कीपिंग डाइवर्सिटी इन माइंड। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट 33, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए अस्पष्ट वाक्य शैली में, तो नहीं पूछना चाहिए। मुंह में गुटका है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्नों की बौछार करते हुए नहीं। छात्रों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में न रखते हुए, तो भैया बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बौछार भी नहीं करनी है। उपरोक्त से भी राइट हो जाएंगे। प्रश्नों में गुण होना चाहिए तारतम्यता का, श्रृंखलाबद्धता का, क्रमबद्धता का। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रश्नों की भाषा होनी चाहिए, देखिए सरल, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट। प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखा जाए और छात्रों के मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाए। उपरोक्त से दोनों राइट हो जाएंगे, और ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अच्छे प्रश्न की विशेषता है संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, निश्चित उत्तर प्रश्न, विचार उत्तेजक प्रश्न। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे ही सही है। स्मृति प्रश्न है। स्मृति प्रश्न कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? तो ये क्या है? स्मृति प्रश्न है, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, तो अपने पिछला जो अपने, जैसे कि मान लीजिए 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अगस्त में आने वाली में, तो आप क्या बताएंगे? 15 अगस्त आप 2024 में जैसे मनाया गया, तो वही तो बताया जाएगा। तो स्मृति में ही तो होगा, आपको याद होगा कि ये हुआ, प्रभात फेरी निकली, ये गीत गाए गए, ठीक है, ये गेस्ट आए हुए थे, ये हमने परफॉर्मेंस किया या नहीं किया, या किस किस ने परफॉर्मेंस किया, तो और कैसे मनाया गया, कैसे मनाया जाता है, लाल किले पर किसने झंडा फहराया था, तमाम चीज़ें क्या है। तो स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, ये क्या है? स्मृति प्रश्न है। जैसे कि 26 जनवरी कैसे मनाई जाती है, 2 अक्टूबर कैसे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परिभाषा संबंधी प्रश्न का है, तो मांग की लोच की परिभाषा क्या है? तो इसमें क्वेश्चन में ही परिभाषा शब्द आ गया, तो ये तो राइट हो ही जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण संबंधी प्रश्न है। ऐसे अवसर बताओ जब वस्तुओं की पूर्ति कम होने पर कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? उदाहरण पेश करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण संबंधी प्रश्न हो गया। तुलनात्मक प्रश्न क्या है? तुलनात्मक प्रश्न वो होते हैं जो एक दूसरे में अंतर या तुलना करने की बात हो, जैसे कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। व्याख्यात्मक प्रश्न क्या है? व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें व्याख्या की जाए, जैसे कि पूछा प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, तो इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। ये पूछे स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? 15 अगस्त को मनाया जाता है। सितारे क्यों चमकते, इसका तो एक ही आंसर होगा, लेकिन प्रजातंत्र का क्या अर्थ है आपको पूरा बताना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? व्याख्यात्मक प्रश्न है। वाचन कला है और ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ जाता है तथा पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। अच्छे वाचन के बिना ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही लेखक। वाचन मृत्यु पर्यंत मनुष्य के साथ रहता है। आप अकेले घर बैठे हैं
रेल यात्रा कर रहे हैं अथवा बीमार पड़े हैं, ऐसे समय आप एक पुस्तक उठाएं और उसके पठन का मजा चखिए। यह कथन किसका है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्रीधरनाथ मुखर्जी का। सामूहिक विचार विमर्श वाद विवाद से कहीं अच्छा है क्योंकि उसमें क्या है, सत्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राय वर्ण का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके उत्तर सूक्ष्म होते हैं और निश्चित होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस को किस राजभाषा का दर्जा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तब पूछने का मतलब ये है, किस काट देते हैं, 14 सितंबर 1949 को मिला था। किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 क्लॉज 1, अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 या ब्रैकेट के अंदर 1। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रभाषा है। देखिए ना तो हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा राजभाषा है, हिंदी है राजभाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ना ही कोई धर्म है राष्ट्र लेवल पे। इंडिया में कोई भी धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म भी कोई नहीं है। विविधता है, भाषा में विविधता है, धर्मों में विविधता है। ठीक है, कोई एक किसी की कोई भाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा है हिंदी, वो भी सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर है। हिंदी भी रख सकता है राजभाषा, उर्दू भी रख सकता है, संस्कृत भी रख सकता है। ठीक है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राजभाषा आप पूछे तो हो जाएगा हिंदी। निम्न में से किस भाषा को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।